अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा चैप्टर 15 इनहेरिटेंस। नाम से ही ज़ाहिर है हम ये 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ के भी आए हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। और उसके बाद हमने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का यानी कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है इनहेरिटेंस में। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस की ये डेफिनेशन है, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, उनके जो आगे बच्चे पैदा होने हैं उनमें जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगी वो इनहेरिटेंस कहलाएंगे। दीज करैक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड द ट्रेड्स। अब जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होनी है वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है? हेयर कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ट्रेड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन मैन हाइट, कलर ऑफ द आईज, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा आर ऑल इनहेरिटेबल ट्रेड्स जो कि ट्रांसफ़र हो जाती हैं। पेरेंट्स पास करैक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन। अब जो पेरेंट्स हैं वो देयर यंग अपने बच्चों में करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू जीन्स के। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि 23 जो हैं क्रोमोसोम वो फीमेल से और 23 मेल से, दोनों जब कंबाइन होंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान तो नेक्स्ट जो बनेगा वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ जाइगोट जो है वो सिंगल सेल बन जाता है। द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन्स। अब जो क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो हैं, उनके अंदर जिनके ऊपर जिनकी वजह से इनहेरिटेंस होना है वो जीन्स है। अगर जीन्स की हम सिंपल डेफिनेशन करें, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विद स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक डीएनए का छोटा सा पीस जिसने ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली तमाम करैक्टर्स को कंट्रोल करना है, उसको हम बोलेंगे जीन्स। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, अगर एक क्रोमोसोम को अगर हम यानी कि अनवाइंड करें, जैसे कि ये देखें, अब हमें पता है कि क्रोमोसोम्स क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स को अनवाइंड करें, खोलें, तो ये हमें डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। डीएनए हमें नेक्स्ट टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में मजीद क्लियर हो जाएगा। डीएनए में हमारे पास क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड, जैसे कि हेलिकल एक स्प्रिंग होता है वैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके अंदर एक ये जैसे बॉल होती है, इसके अंदर ये बंधी हुई है, क्वाइल हुई है डीएनए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो क्वाइलिंग है ये डीएनए आपस में मिल के और प्रोटीन्स जो हैं, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है प्रोटीन हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर जो डीएनए है वो इस तरह से क्वाइल हुआ है। अब ये डीएनए और प्रोटीन मिल के आपस में क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को उन्होंने हमें एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। अब देखें, एक स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ से डीएनए पूरा ऊपर यानी कि इस पर राउंड हुआ हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जैसे ये देखें, ये डीएनए नज़र आ रहा है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा जो कि डीएनए प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए वार्प्स हुआ हो, लपेटा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब इसको हम इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जो जीन्स है वो डीएनए से मिलकर बना है। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारी बॉडी में मुख्तलिफ
इकसाम की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिन्होंने हमारी बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाना है, ग्रोथ में हेल्पफुल होना है। तो जो जीन्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस, उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि फर्दर प्रोटीन बनाएंगी। इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन्स वी विल हैव टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन डिटेल, कि जीन्स किस तरह से काम करते हैं, जीन्स की नेचर क्या है, वो कैसे हैं, उसको देखने के लिए हमें पहले क्रोमोसोम्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। बॉडी सेल्स में कांस्टेंट नंबर में, जैसे कि हम ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो कांस्टेंट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सेल में 45 हो जाएं या 47 हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो वो कोई डिजीज़ काज हो जाएगी। ठीक है। द 2 chromosomes of a pair are known as homologous chromosome। जब क्रोमोसोम अब पेयर की फॉर्म में होंगे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इन ह्यूमन बॉडी सेल्स देर आर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर वो पेयर्स की फॉर्म में हैं तो 23 होंगे, लेकिन अगर वो सिंगल हैं तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। वी मे रिकॉल दैट ड्यूरिंग मियोसिस द 2 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट एंड ईच ऑफ देम इंटर इनटू 1 गैमेट। यानी कि अगर हम अपने पुरानी इन्फॉर्मेशन को, प्रीवियस स्टडी को रिकॉल करें, थोड़ा सा उसको हम यानी कि रिवाइज करने की कोशिश करें, तो मियोसिस के दौरान हमें पढ़ा था कि 2 मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स जो पेयर्स की फॉर्म में हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और वो दोनों अलग अलग गैमेट में मूव कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ से क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल सिंपली एज क्रोमेटिन। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल से मिलकर बना है। अब हमें ये पता नहीं कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, मेनली हिस्टोन प्रोटीन। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसकी फिर फर्दर आगे टाइप्स होती हैं H1, H2, H3 और H4। इस तरह से वो नेक्स्ट हम यानी कि मजीद हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स में प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है, ये इसका नाम है। डीएनए वार्प्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। ये जो हमने अभी ये डायग्राम देख के आए हैं, ये न्यूक्लियोसोम के यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। यहाँ से डीएनए वार्प्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम, उसके दरमियान में भी ये प्रेजेंट होता है। इन दिस वे द न्यूक्लियोसोम्स एंड डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। यानी कि जैसे हमारे पास एक तस्बीह होती है, वैसे ही धागे के अंदर जिस तरह से मोती लगे हुए होते हैं, सेम अगर हम इसको भी ओपन करके देखें तो हमें भी ये ऐसी ही लुक प्रोवाइड कर रहा है। The fiber consisting of nucleosome condense into compact forms and get the structure of chromosome। अब इस तरह से जो फाइबर्स धागे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपस में जब कंडेंस हो जाएंगे, मिल जाएंगे, into compact form, एक सख्त फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, and get the structure of chromosomes, तो वो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को गेन कर लेंगे। जी आगे ये देखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर औकात ये पेपर में आया हुआ होता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए हम ऊपर बात कर रहे थे व्हाट इज़ डीएनए, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को पढ़ने के लिए या जीन्स को पढ़ने के लिए हमें पहले डीएनए और उसके क्रोमोसोम्स की डिटेल स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें डीएनए का मॉडल यानी कि डीएनए किस तरह से बना हुआ है, वाटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका मॉडल पेश किया। ये देखें, ये डायग्राम है। ये अब देखें, ये हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इसके दरमियान में ये नाइट्रोजीनियस बेसिस लगी हुई हैं। अब नाइट्रोजीनियस बेस क्या होंगी, डीएनए के जो हम कहते हैं कि जिनसे मिलके डीएनए ने बना हुआ होना है। अब नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में 4 किस्म की होंगी। ज़रा कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस 4 किस्म की होंगी, एडिनाइन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडिनिन के साथ जी गवानीन पेयर बनाएगा और साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा थायामीन। ये देखें जैसे कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये पेयर बने हुए हैं। अभी हम इसको ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि डीएनए के अंदर 4 बेस पेयर्स मौजूद होती हैं और ये डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड का मतलब यानी कि ये डीएनए जो मिलकर बना है मुख्तलिफ यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड इसमें शामिल हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, इसलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बोलते हैं। ये इसकी डायग्राम है और ये आपस में जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच हैं। इसके डाटा को हम डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।
Watson and Crick model of DNA. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the structure of DNA. दो साइंटिस्ट ने 1953 में एक्सप्लेन किया डीएनए के स्ट्रक्चर को. अकॉर्डिंग टू द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, इनके मॉडल के मुताबिक डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के साथ मिलकर बना हुआ है. These strands are coiled around each other in the form of a double helix. वो एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह से वार्प्स हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह से उन्होंने यानी कि चक्कर बनाया हुआ है कि वो एक हेलिकल स्प्रिंग का शक्ल इख्तियार करे हुए हैं. There is a phosphate sugar backbone on the outside of double helix and the nitrogenous base are on the inside. अब देखें इसी स्ट्रक्चर को इतने को उन्होंने ओपन करके ये दिखाया. तो ये आउटसाइड है, ये वाली ये साइड जो है यानी कि हम ये कहते हैं कि ये जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे फास्फेट शुगर बन रहा है, और जो इनसाइड है जैसे कि ये वाली है, ये जो हमें यानी कि येलो कलर में नज़र आ रही है, तो ये है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस. There is a phosphate sugar backbone on the outside of double helix and the nitrogenous base are on the inside. In double helix, the nitrogenous base of opposite nucleotides form pairs through hydrogen bond. अब देखें ये डबल स्टैंड है, तो इस स्टैंड के जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो इनके साथ अटैच होने के लिए सेंटर में जो बॉन्डिंग बनाएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच होंगे. दिस पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक. ये जो पेयर है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. अगर उनमें एक भी, अक्सर कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क हो गया, नो, इसमें अगर स्लाइटली थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाए तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स है वो टोटली अपना जो है फंक्शन उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी जो पेयरिंग है वही ख़राब हो जाएगी. द नाइट्रोजीनियस बेस एडेनाइन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स पेयर विद द थायामीन ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड. अब देखें यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस लगी हैं, लाजमी है कि एक साइड का जो एडेनाइन हो वो दूसरे के थायामीन के साथ ही अटैच हो, और इस तरह से लाजमी है वाइल साइटोसिन फॉर्म पेयर विद गवानीन. अब देखें यहाँ पे भी 4 बेस पेयर्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी 4 बेस पेयर मौजूद हैं. अब लाजमी है कि एडेनाइन जो होगा वो थायामीन के साथ होगा और जो गवानीन है वो साइटोसिन के साथ. अगर हम ऐसे कह दें कि जो ए है उसके सामने सी आ जाए तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. There are 2 hydrogen bond between adenine and thiamine, while there are 3 hydrogen bond between cytosine and guanine. ये भी हमने याद रखनी है कि जो एडेनाइन और थायामीन के दरमियान में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो डबल बॉन्ड है, और जो साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में बॉन्डिंग है वो ट्रिपल बॉन्डिंग है. ये आपने अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके साथ ये वाली डायग्राम आ जाएगी. इसको हमें इतना ज़्यादा डीएनए के बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसी को ही सिंपल बना के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखें रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट का मतलब होता है डिवाइड होना, डिवाइड होके आगे फर्दर अपने जैसी कॉपीज़ बना लेना. अब देखें अक्सर औक़ात हम डिवीजन का लफ्ज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप मैथ में देख लें डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना या कम कर देना. तो सिंपल ओनली बायोलॉजी हमारी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिवीजन का मतलब होता है डुप्लीकेट हो जाना, 1 से 2 में तकसीम हो जाना. ठीक हो गया. रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, अपने जैसी कॉपीज़ बनाना. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखें डीएनए जब सिंगल सेल में जो है, अब जब डेवलपमेंट शुरू होती है एक ऑर्गेनिज्म की जाइगोट से, तो जाइगोट सिंगल सेल होता है, उससे आगे उसने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चेंज होना है. जब उसने चेंज होना है तो जाहिर सी बात है जो सेल्स के अंदर डीएनए है उसने भी डबल होना है ताकि वो आगे प्रोसेस जो हैं वो सेल्स में चेंज हो सके. तो जो डीएनए है अभी हम पढ़ के आए हैं कि वो डबल स्टैंड है. रेप्लिकेट का मतलब डुप्लीकेट हो जाना, अपनी जैसी नई कॉपीज़ बना लेना. ठीक है, अब देखें वो जो स्टैंड था उन्होंने इसको सीधा कर लिया. देखें ना, डबल स्टैंड था ना, अब ये डबल स्टैंड सीधा कर लिया उन्होंने. 2 स्टैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए. अब देखें ऐसे होता है कि ये जो स्टैंड है ये सेंटर से डिवाइड हो जाएगा और उसकी दोनों साइडों पे नया स्टैंड डेवलप होता जाएगा. ये है रेप्लिकेशन का प्रोसेस. अब देखें दोनों स्टैंड आपस में सेपरेट हो गए. यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो इनको आपस में अलहदा कर देते हैं. ठीक है, अब जब ये अलहदा हो जाएंगे तो इन दोनों साइडों पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे जो कि एट द एंड ये देखें
ये दो स्टैंड अलग हुए थे, नीचे से नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए, इस साइड पे भी नया स्ट्रक्चर बन गया और इस साइड पे भी नया स्ट्रक्चर बन गया। टेम्पलेट स्टैंड जो पेरेंट स्टैंड थे और जो न्यू स्टैंड जो नया स्टैंड साथ बने थे। अब देखें एक डीएनए से हमारे पास ये 2 डीएनए बन गया। अब फर्दर इनमें नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें भी आगे 2 बन जाएंगे, इसमें भी 2 बन जाएंगे। जब तक सेल्स की इंस्ट्रक्शंस मिलती जाएंगी ये डीएनए डिवाइड होता जाएगा और आगे अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। We have studied in grade 9 सेल साइकिल बिफोर अ सेल डिवाइड्स। हम यानी कि अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं सेल साइकिल, सेल डिवाइड होने से पहले। इट्स डीएनए इज रेप्लिकेटेड, उसमें डीएनए जो था वो रेप्लिकेट हुआ था। इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्यों होता है? ताकि क्रोमोसोम्स की कॉपीज को बना सकें। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाउंड, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। एंड द 2 स्टैंड्स आर सेपरेटेड, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। मच लाइक द 2 साइड्स ऑफ अ जिपर, जैसे कि एक जिप, अब उसके जिप का यानी कि दरमियान में जो होता है जिप को खोलने वाला पॉइंट, अगर उसको जिप को खोलता जाए, हम बैग घुमाएंगे तो वो जिप को खोलता जाएगा, अगर हम उसको जिप को बंद करते जाएंगे तो वो जिप बंद करता जाएगा। तो सेम एज इट एंजाइम्स जो हैं वो उसको एज ए जिपर की तरह ओपन कर देता है। ईच स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस अनदर स्टैंड, जो स्टैंड है वो टेम्पलेट का काम करेंगे, सहारा प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके साथ अटैच होकर नया स्टैंड बनता जाए। इट्स नाइट्रोजीनियस बेसिस मेक पेयर विद द नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड। अब देखें जैसे ही यहाँ पे ये न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं तो ये स्पेसिफिक होंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे एडिनाइन मौजूद है तो जो नया इसके साथ न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा तो हमें पता है कि ए के सामने टी, एडिनाइन के साथ थायामीन ने पेयर बनाना है तो लाजमी है कि इसके सामने यहाँ पे टी थायामीन ही आके अटैच होगा। ऐसे स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड तलाश करते करते ये पूरे अपने स्टैंड को नया जनरेट कर लेंगे। In this way both template stand make new polynucleotide stand in front of them। इस तरीके से जो एक टेम्पलेट स्टैंड है, जो ओल्ड स्टैंड है, वो अपने सामने एक नया पोलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड बनाता जाएगा। ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्टैंड टुगेदर फॉर्म अ न्यू डीएनए डबल हेलिक्स। जो नया यानी कि टेम्पलेट स्टैंड है पुराने वाला, वो अपने साथ नया स्टैंड बना के दोनों मिल के एक पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर्स को बना देंगे आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, जैसे कि ओरिजिनल मौजूद था। अब ये इन्होंने कलर इसलिए यहाँ पे शो किया है ताकि हमें पता चल सके कि जो नया स्टैंड है वो ये वाला फॉर्मेशन हुई है। ठीक है बेटा, अब हमें ये दोनों डायग्राम्स भी आनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर औक़ात ये पेपर में हमसे पूछ लेते हैं। आज का लेक्चर बेटा हमारा यहीं तक का था, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।